अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम अल्फा डीके के बारे में डिटेल से बात करेंगे और इसके साथ जुड़े हुए कंसेप्चुअल क्वेश्चन के बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। प्यारे बच्चों, हमने ना रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस किया कि ऐसे एटॉमिक न्यूक्लियाई जो कि अनस्टेबल होते हैं वो अपने आप को स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर तब्दील करने की कोशिश करते हैं और इसके नतीजे के अंदर कुछ रेडिएशंस को खारिज करते हैं। अजीज तलबा, अब ये जो न्यूक्लियस अनस्टेबल है इसको हम कहते हैं कि पेरेंट न्यूक्लियाई है, और जिसके अंदर अपने आप को तोड़ता है उसे हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई और रेडिएशंस को खारिज करता है। अगर वो रेडिएशन अल्फा पार्टिकल हो तो हम कहते हैं कि इस एटम ने अल्फा डीके किया है, यानी कि ऐसा अमल जिसके अंदर कोई एटम अपने न्यूक्लियस को अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाए और नतीजतन वो अल्फा पार्टिकल को खारिज करे, तो इस अमल को हम अल्फा डीके कहा करते हैं। अजीज तलबा, अब यहां पर याद रखिएगा कि अल्फा पार्टिकल हीलियम के ही न्यूक्लियाई होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज होता है, यानी कि हीलियम का न्यूक्लियाई जिसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज हो हम उसी को ही अल्फा पार्टिकल कहा करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हीलियम का जो न्यूक्लियाई होता है उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 होते हैं। अब हीलियम के न्यूक्लियाई का जो मास नंबर होता है वो 4 होता है, क्योंकि उसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन हुआ करते हैं। अब यहां पर यह बात समझें कि एक एटम है, जब वो अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल को निकालेगा तो उसका एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि 2 एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन एटॉमिक मास 4 डिक्रीज हुआ करेगा। क्लियर होगी यहां तक बात? आइए अब इसको रीड करते हैं। अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई एमिट्स द अल्फा पार्टिकल इज कॉल्ड अल्फा डीके। एटॉमिक नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई डिक्रीज बाय 2 एंड मास नंबर बाय 4। अब ये कैसे होता है अभी हम उसको समझते हैं। अजीज तलबा, अगर तो एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई तोड़े अपने आप को डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर और डॉटर न्यूक्लियाई भी अनस्टेबल हो तो अपने आप को वो फर्दर तोड़ता चला जाएगा जब तक कि वो स्टेबिलिटी तक ना पहुंच जाए। अजीज तलबा, अब देखें कि मैंने ना एक एग्जांपल लिया है। कोई एलिमेंट एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर सपोज कर लें कि 100 है। क्लियर? इसका जो मास नंबर है वो 220 है। इसने अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल को खारिज किया। अब जो अल्फा पार्टिकल होता है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं He2, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 2 है और 4 का मतलब है इसका मास नंबर 4 है। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 100। उसमें से ये जो एटॉमिक नंबर है ये तो अल्फा पार्टिकल का निकल गया, तो इसका मतलब है 100 माइनस 2 करें तो आपके पास बनेगा 98। और इसी तरह से 220 में से अगर 4 को माइनस कर दें तो हमारे पास बनता है 216। यानी कि जब ये एटम अपने आप से अल्फा पार्टिकल को खारिज करेगा तो इसका एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाएगा बाय 2 यूनिट और एटॉमिक मास डिक्रीज हो जाएगा बाय 4 यूनिट्स। प्यारे बच्चों, इसके नतीजे के अंदर एनर्जी निकला करती है। इस एनर्जी को हम डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कहा करते हैं। अब प्यारे बच्चों, यहां पर यह भी याद रखिएगा बात कि ये जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी होती है ये अल्फा पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी मुहैया करती है, यानी कि उसको भगाया करती है, या ये जो डॉटर न्यूक्लियाई बना है इसको भी भगाने का काम करती है, या वैसे ही ये एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो जाती है। अजीज तलबा, ये तो हमने ली थी जनरल एग्जांपल। अब हम इसको अप्लाई करते हैं यूरेनियम के ऊपर। यूरेनियम 92 और 238 है। इसने क्या किया? अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल को निकाला
यानी कि इसका एटॉमिक नंबर है 2 यूनिट कम हो जाएगा, एटॉमिक मास जो होगा वो 4 यूनिट कम हो जाएगा। अगर 92 है तो 2 से माइनस करें तो आपके पास बनता है 90। इसी तरह से 238 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास बनता है 234। अब ये जो एलिमेंट बना ये डाटर न्यूक्लियाई है और ये है थोरियम। अजीज तलबा, इसके नतीजे में एनर्जी भी रिलीज होगी और वो एनर्जी या तो थोरियम को काइनेटिक एनर्जी मुहैया करने में इस्तेमाल हो जाएगी या वो इस अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में भगाने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। अजीज तलबा, अब आप देखें कि यूरेनियम ने जब अल्फा पार्टिकल को निकाला तो थोरियम के अंदर तब्दील हो गया। एक न्यूक्लियाई अपने आप को दूसरे न्यूक्लियाई के अंदर तब्दील कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस अमल को हम ट्रांसम्यूटेशन कहा करते हैं, जिसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी, अ प्रोसेस इन विच एटम ऑफ एन एलिमेंट चेंज इनटू एन अदर बाय इमिटिंग रेडिएशन। अब वो अल्फा रिलीज करे, वो बीटा रिलीज कर दे, वो गामा रेडिएशंस को रिलीज कर दे, ये उसकी मर्जी है। लेकिन एक न्यूक्लियाई अगर दूसरे न्यूक्लियाई के अंदर तब्दील हो जाए और वो न्यूक्लियाई इससे मुख्तलिफ हो तो हम इस अमल को ट्रांसम्यूटेशन कहा करते हैं। अजीज तलबा, अब यहां पर ना एक आपको मजे की बात बताता हूं कि थोरियम का एटॉमिक नंबर है 90, इसी तरह से अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर है 2। इन दोनों को अगर आप सम करें तो यह बनेगा 92। इसी तरह से 234 प्लस 4 करें तो ये बनेगा 238, जो कि एग्जैक्टली इसके बराबर होना चाहिए प्यारे बच्चों। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली इस चीज को ऑब्जर्व किया तो हमें पता लगा कि ये एग्जैक्ट इतना मैस नहीं होता। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर कुछ मैस डिफेक्ट हो रहा है, कम हो रहा है, मैस में हेरा फेरी आ रही है। इसी वजह से हमने कहा कि वो जो मैस है वो एक्चुअल में एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होता है और वो एनर्जी इन पार्टिकल को मूव करवाने में, भगाने के अंदर इस्तेमाल हो जाती है। क्लियर हो गई यहां तक बात? प्यारे बच्चों, इसको अब हम रीड करते हैं। सम ऑफ मैसेज ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई एंड अल्फा पार्टिकल लेस देन द पेरेंट न्यूक्लियाई। अब ये जो मैस होगा ये इनके बराबर नहीं होगा, इससे हमेशा क्या हुआ करेगा, कम हुआ करेगा। अब वो कम क्यों होता है? क्योंकि ये कुछ एनर्जी भी खारिज करता है। क्लियर होगी यहां तक बात? नाउ दिस मैस इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी टू एक्सेलरेट द अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियाई। और ये जो एनर्जी होती है ये अल्फा पार्टिकल और इस पैदा होने वाले डॉटर न्यूक्लियाई को भगाने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। अजीज तलबा, अब ना यहां पर आपके जहन में एक सवाल पैदा होगा कि सर अल्फा पार्टिकल एटम क्यों निकालते हैं अपने अंदर से? तो प्यारे बच्चों, उसका जवाब मिलेगा आपको एटम के न्यूक्लियस को स्टडी करने से। अब ये देखें, कोई एटम का न्यूक्लियस है, मैंने कहा ये जो रेड वाले हैं ये उसके अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन हैं और ब्लैक वाले जो हैं वो पाए जाने वाले न्यूट्रॉन हैं। जब भी एटम होता है उसका न्यूक्लियस आपस में जुड़ता है किस तरह से कि प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन को खींचता है और न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन को खींचता है, जिसके नतीजे में ये आपस में जुड़कर रहते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन जब किसी एटम का एटॉमिक नंबर 104 से बढ़ जाता है, क्लियर, किससे बढ़ जाता है? 104 से बढ़ जाता है, तो उसके अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन और प्रोटॉन आपस में बहुत ज्यादा रिपल्शन करते हैं। क्लियर होगी यहां तक बात? अभी देखें, हमने कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जोड़ रहे हैं, इस फोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन अगर आप देखें तो प्रोटॉन और यहां पर पाए जाने वाले प्रोटॉन के दरमियान रिपल्शन भी होगी। क्यों होगी? क्योंकि इस प्रोटॉन के ऊपर पाया जाता है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर भी पाया जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर एक्चुअल में कोलंबिक रिपल्शन होती है जो एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन से बिखेरने का काम करती है।
प्यारे बच्चों, अब न्यूक्लियर फोर्स जोड़ रही है, कोलंबिक फोर्स प्रोटॉन को बिखेरना चाह रही है, लेकिन जब भी एटॉमिक नंबर 104 से ज्यादा हो जाता है तो उस वक्त कोलंबिक फोर्स ज्यादा असरअंदाज होती है, जबकि न्यूक्लियर फोर्स इतना असरअंदाज नहीं होती। अब ये जो न्यूक्लियर फोर्स होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 3 फेम्टोमीटर तक ही कार आमद होती है, लेकिन जो कोलंबिक फोर्सेस हैं वो तो दूर दूर भी पाए जाते हैं, तो उनके ऊपर भी असर अंदाज होगी। लिहाजा जब एटॉमिक नंबर 104 से बढ़ जाता है तो कोलंबिक फोर्सेस भी बढ़ जाती हैं, तो कोलंबिक फोर्सेस ज्यादा हो जाती हैं न्यूक्लियर फोर्सेस के मुकाबले के अंदर, तो अपने आप को न्यूक्लियस तोड़ना पसंद करता है ताकि इन प्रोटॉन की तादाद को कम कर दे और अपने न्यूक्लियस को स्टेबल कर ले। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं हम डिसइंटीग्रेशन एनर्जी के ऊपर। ये जो एनर्जी निकली है, अगर ये 0 से ज्यादा होगी तो ये जो प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस हुआ करेगा। स्पॉन्टेनियस मुराद है ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद हो रहा है, लेकिन अगर इस डिसइंटीग्रेशन एनर्जी की वैल्यू 0 से कम होगी तो फिर ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है इसको करवाने के लिए आपको एनर्जी मुहैया करनी पड़ेगी। प्यारे बच्चों, अब एक और सवाल पैदा होता है कि सर इस न्यूक्लियस ने अपने अंदर से प्रोटॉन ही तो निकालने हैं, तो वो यूं करे कि एक प्रोटॉन इधर फेंक दे, एक प्रोटॉन इधर फेंक दे। वो क्यों दोनों प्रोटॉन को जोड़ता है, 2 न्यूट्रॉन को जोड़ता है और उसका अल्फा पार्टिकल बनाकर ही खारिज करता है? एक लॉजिकल चीज है ना कि जी प्रोटॉन ही तो कम करने हैं, तो प्रोटॉन को तो वैसे बखेर दे। वो क्यों उसका अल्फा पार्टिकल बनाकर हीलियम न्यूक्लियाई बनाकर ही खारिज करता है? तो प्यारे बच्चों, इसकी रीजन है कि जब भी हीलियम न्यूक्लियाई बनेगा तो उसके न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में न्यूक्लियर फोर्स की वजह से जुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और अगर एनर्जी कम होती है तो वो चीज उतनी ज्यादा स्टेबल हुआ करती है। लेकिन अगर वैसे ही एक प्रोटॉन को यूं फेंक दे, दूसरे को यूं फेंक दे, तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी रखेंगे। जितनी एनर्जी ज्यादा होगी उतनी अनस्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अल्फा पार्टिकल इसलिए बनता है ताकि एनर्जी क्या हो जाए, वो कम हो जाए और स्टेबल होकर निकले न्यूक्लियाई। क्लियर होगी यहां तक बात? नाउ प्यारे बच्चों, एक और यहां पर सवाल पैदा होता है कि जब भी हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो हमें अल्फा डीके के अंदर अल्फा पार्टिकल तो मिले ही मिले, लेकिन उसके साथ हमें जो है वो गामा रेडिएशन भी निकल के आती है सामने। उसकी रीजन क्या होती है अजीज तलबा? ये जो पार्टिकल बनता है डॉटर न्यूक्लियाई, वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है सम टाइम। जब वो हाईली अनस्टेबल होता है ना, तो वो अपने आप को जो है वो स्टेबल करने के लिए गामा रेडिएशन निकाल देता है। दोबारा से समझे, मैंने कहा कि जब भी अल्फा डीके होता है तो अल्फा पार्टिकल तो मिलता ही मिलता है, लेकिन साथ मिलेगा हमें गामा रेडिएशंस भी। उसकी रीजन क्या है कि जब भी न्यूक्लियस टूटता है तो टूटने के बाद वो बनाता है डॉटर न्यूक्लियाई। जब डॉटर न्यूक्लियाई बनता है तो वो अनस्टेबल होता है। जब वो अनस्टेबल होता है तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए खुद ही गामा रेडिएशन को निकाल देता है ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर ले। तो इसलिए आपको अल्फा डीके के अंदर अल्फा पार्टिकल तो मिले ही मिले, लेकिन साथ गामा रेज भी निकलती हैं, आपको देखने को मिलती हैं। अब प्रोटॉन जो है वो किस तरह से न्यूक्लियस के अंदर से निकलता है? प्यारे बच्चों, ये जो प्रोटॉन होते हैं ना, इनकी एनर्जी होती है काफी कम। क्लियर? यानी कि प्रोटॉन की एनर्जी तकरीबन 4 से लेकर 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है, जबकि इनको न्यूक्लियस से निकलने के लिए 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। लेकिन एनर्जी कितनी है? 4 से 9, इसके बावजूद निकल जाते हैं। उसकी रीजन क्या है? तो अजीज तलबा, उसकी रीजन हमें क्लासिकल फिजिक्स तो नहीं बताती, लेकिन क्वांटम टनलिंग बताती है। क्वांटम टनलिंग क्या होता है? हमने पढ़ा है कि पार्टिकल डुअल नेचर रखते हैं, यानी कि पार्टिकल वाली नेचर भी और वेव वाली नेचर भी।
अब जो वेव वाली नेचर है वो कहती है कि जब भी प्रोटॉन वेव बनकर आता है इस बैरियर को क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है। जब भी पार्टिकल वेव वाला बिहेवियर अपनाता है तो अपने आप को ये जो 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला बैरियर है इसको क्रॉस करने के अंदर कामयाब हो जाता है, और इसके क्रॉस करने के चांसेस काफी कम होते हैं लेकिन पॉसिबल है। क्लासिकल अगर फिजिक्स की बात करें उसमें तो ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन क्वांटम टनलिंग के जरिए ये क्या करेगा, इस बैरियर को क्रॉस कर लेगा और न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है। अजीज तलबा, अब एक और सवाल बन सकता है कि अल्फा पार्टिकल बायोलॉजिकली ज्यादा खतरनाक है। उसकी रीजन क्या होती है कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर होता है +2 चार्ज। +2 का मतलब है कि हीलियम न्यूक्लियाई में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। अब ये जो +2 चार्ज है इसकी वजह से ये आयोनाइजेशन करने की ज्यादा ताकत रखता है। जैसे ही ये किसी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर दाखिल होगा तो वहां पर ये आयोनाइजेशन बड़ी जल्दी करेगा और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को तबाह बर्बाद करके रख देगा। लिहाजा अल्फा डीके से जो अल्फा पार्टिकल खारिज होते हैं प्यारे बच्चों वो बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं बनिस्बत बीटा के, बनिस्बत गामा के। क्लियर होगी यहां तक बात? तो अजीज तलबा ये थे कुछ इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन और उनके साथ साथ ट्रांसम्यूटेशन और जो प्रोसेस है उसको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करूंगा कि आपको टॉपिक की समझ आई होगी। मैं साइड पर हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।